नमस्कार साथियों, चलते हैं हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको इस क्लास में आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। तो रोज़ाना डेली क्लास चलती हैं। जो इस क्लास पर नए हों, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल बहुत कुछ आपके लिए देने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? बल बटे द्रव्यमान बराबर क्या होता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर m इंटू ए, जिसे F को कहते हैं बल, m को कहते हैं द्रव्यमान और a को कहते हैं त्वरण। a को क्या कहते हैं? त्वरण। तो इसने इसी फॉर्मूले से बल बटे द्रव्यमान निकाला है। तो बल F बटे अपॉन F अपॉन m हो जाएगा बराबर त्वरण। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? त्वरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 न्यूटन का एक बल 500 किलोग्राम के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न त्वरण कितना होगा? तो F बराबर m इंटू ए, हमें त्वरण निकालना है। तो F का मान 350 अपॉन m का मान दिया है 500 बराबर a। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी भी पिंड का क्या है? तो किसी भी पिंड का कितना क्या होगा? तो वो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। जब त्वरण ऋणात्मक होगा तो वो किसी भी पिंड का वेग घटेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है। तो वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है त्वरण। त्वरण एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, एक कार 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक समान रूप से एक्सेलरेट करती है। कार का त्वरण क्या है? त्वरण है तो वो निकालना है। ए बराबर क्या होता? बी माइनस यू अपॉन टी। ओके, बी कितना दिया है आपका? हमें निकालना है v। तो ये कितना t दिया है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो हमें इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 18। जब हमें बड़ी संख्या से यानी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, तो हमें 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई करना होता है। और जब हमें मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो हमें 18 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें छोटे में जाना है तो बड़े का भाग देंगे। तो 18 से 18 ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, ऐसे 72 का निकालेंगे हम। तो कैसे निकालेंगे 72 का? 5 अपॉन 18, 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 माइनस 5 अपॉन 5 ये आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो मुक्त रूप से गिर रही है किसी वस्तु की गति का उदाहरण है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी समान त्वरित गति। तो वो समान त्वरित गति के साथ गिर रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा
30 सेकंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। साइकिल के त्वरण की गणना करें। तो त्वरण की गणना करना है इसमें। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन अपॉन समय अंतराल होता है। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, या वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन कितना है आपका? ये 60 माइनस ये 0 हो जाएगा। समय कितना दिया है आपका? 30, ये आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? तो वेग और समय ग्राफ पर तो रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान त्वरण। मंदता का अर्थ है कि कोई वस्तु किससे चल रही है। तो मंदता का अर्थ है कि कोई भी वस्तु वो घटती हुई चाल से चल रही है। किससे? घटती हुई चाल से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 30 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र लगेगा? S बराबर UT प्लस हाफ है AT स्क्वायर। तो इसमें क्या दिया है? U इसमें 0 दिया है। समय क्या है? तो समय भी इसका तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ A का मान कितना दिया है? 3 है, मल्टीप्लाई 8 सेकंड तो कितना आ जाएगा? 8 का वर्ग, तो ये आ जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 64। 2 का भाग देंगे 32, 32 दिया 96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 96 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? तो ऐसा कौन सा समीकरण है जो वेग और समय संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी, v बराबर u प्लस AT जो होता है ये वेग और समय को दर्शाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ग्रुप डी के लिए। इस समीकरण वेग और समय संबंध को दर्शाता है वो v बराबर u प्लस AT दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि एक ट्रॉली विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा तो निकालना है। तो v बराबर u प्लस AT। तो v का मान निकालना है हमें। u का मान 0 दिया है, a का मान 2 है, t का मान 4 सेकंड। तो कैसे निकलेगा? 4 दूनी 8, 8 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया आपका, उसका वेग आ गया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। तो तय की गई दूरी क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी इसका तय की गई दूरी निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? ये S बराबर क्या होता है आपका? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है आपका सूत्र, फॉर्मूला।
तो हमें ए चाहिए। ए इसमें क्या टी दिया है 5 मिनट, तो हमें टी का निकालना है, मिनट के सेकंड बनाने हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा से घंटा हो जाती है, तो हमें पहले निकालना है टी 5 मिनट, 5 मिनट के 5 वो सेकंड बनाएँगे, तो 300 सेकंड। कितने आ गए? 300 सेकंड बन गए इसके। वी कितना दिया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 25, 18 पंचे 90 पचम 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया v का मान। ओके। u का मान प्रारंभिक गति कितनी दी? तो u का मान दिया है 0। अब इसमें पुट करना है हमें प्रथम समीकरण में v बराबर u प्लस 80। तो v का मान 25, u का मान 0, a का मान a का निकालना है गुणा 300। a का मान कैसे निकलेगा? a आ गया आपका 25/30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, हमें इसमें पुट करना है, तो u का मान 0, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a का मान दिया है 25/300 मल्टीप्लाई t का मान कितना दिया है? 300, 300, 300। एक 300 से एक 300 कट जाएगा, और इस 2 से ये कट जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 150 बार। ये आ जाएगा आपका 3.75 किलोमीटर। ठीक, इसको मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर दिया डायरेक्ट। जैसे ये आ गया 3750 मीटर, हमने मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो 3.75 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है? एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? तो 8 सेकंड के बाद इसकी गति निकालनी है, तो वो v बराबर u प्लस 80 से निकालेंगे। तो u का मान कितना है? 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 सेकंड बाद ये आएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, राइट, 32 मीटर प्रति सेकंड। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? पहला समीकरण क्या होता है गति का? तो पहला होता है v बराबर u प्लस 80। तो गति का पहला समीकरण। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है? s बराबर 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, वो सॉरी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। दूसरा समीकरण हो गया। थर्ड समीकरण क्या होता है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपके ये तीनों समीकरण हो गए जो संबंध होते हैं, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, वेग और समय। वेग और समय के बीच जो संबंध होता है वो गति का पहला समीकरण होता है, वेग और समय। और दूसरा जो होता है ये किन के बीच? तो ये स्थिति तथा समय के बीच संबंध को दर्शाता है, स्थिति और संबंध। दूसरा जो वो सॉरी तीसरा जो होता है तो वो स्थिति और वेग को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, वेग और समय। एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो
कैसे करेंगे? तो ये सूत्र लगेगा फॉर्मूला S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U का मान आपको दिया हुआ है कितना 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस T का मान कितना है 5, U का मान 5 हाफ A का मान कितना है आप 1 है और T का मान 5 है, तो वो 5 25 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 37.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। गति का दूसरा समीकरण और समय के बीच संबंध देता है। तो दूसरा समीकरण पहला क्या होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब उसने कहा गति का दूसरा समीकरण, तो ये है गति का दूसरा समीकरण। इनके और समय के बीच संबंध स्थापित होता है। तो स्थिति और समय के बीच जो संबंध स्थापित होता है वो गति का दूसरा समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया? तो स्थिति और समय, स्थिति या स्थान और समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण स्थिति या स्थान और समय, स्थिति स्थान और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति के निम्नलिखित समीकरण में कौन सा एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो वो S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है वो आपका v बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इसको करेंगे तो ये v स्क्वायर जाएगा बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as हो जाएगा। तो ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? वह कितनी दूरी तय करेगी हमें निकालना है। तो v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी, जहाँ u क्या है 0 दिया गया है, वो समान गति से त्वरित होती है। u का मान 0 है तो 0 हो जाएगा और a का मान कितना है निकालना है। a का मान, v का मान कितना दिया है 144, t का मान 20 दिया है। a का मान कैसे निकालेंगे? तो a का मान आपका देखिए, ये हम फिर से बताते हैं कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, जहाँ u का मान दिया 0 तो v का मान कितना है 144 बराबर u का मान 0 प्लस a मल्टीप्लाई 20 सेकेंड। तो a का मान आपका आ जाएगा कितना 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। वो कैसे 144, ये क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, हम 144 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आपका इसका आ जाएगा 40। क्या आ जाएगा 40। तो इसके जगह हम इसको कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो हम यहाँ ना लिखकर
40 बराबर ए प्लस वो ए मल्टीप्लाई 20 तो 20 दूना 40। ए का मान कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका अभी इसमें क्या कह रहा है, यह कितनी दूरी तय करेगी, तो दूरी निकालनी है तो एस बराबर लगेगा आपका यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए का मान कितना है 2, टी का मान 20 तो 2 से 2 ये आ जाएगा 20 आपका इंटू 20 हाफ ए टी स्क्वायर होता है तो ये 400 आ जाएगा मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? तो इसका त्वरण निकालना है तो एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ओके, हमें एस दिया गया है, उसमें कितनी दूरी दी गई है 200 मीटर। ठीक, यू का मान 0 है प्लस तो पूरा 0 हो जाएगा। ए का मान दिया है इसमें 10 सेकंड, टी का मान दिया है, ए हमें निकालना है। टी का मान दिया 10, टी का मान कितना दिया 10, तो इसको निकालेंगे हम, एक 0 से एक 0 तो ये निकल जाएगा 0 0 तो ए का मान आ गया 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर इतने न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु के विस्थापन का मान एफ बराबर क्या होता है एम इंटू ए। एफ का मान दिया 1.5 न्यूटन, एम का मान 1 है, ए का मान निकालना है तो ए का मान कितना आ जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया ए का मान। हमें निकालना है दूरी, एस बराबर विस्थापन यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, यू का मान 2 दिया और टी का मान 2 दिया है प्लस हाफ ए टी, ए का मान 1.5, टी का मान 2 तो ये आ जाएगा 2 का वर्ग, तो ये आपका 4 प्लस ये आपका एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 का ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? तो स्थिति और समय, तो वो क्या है एस बराबर स्थिति और समय यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण निकालना है, ए बराबर आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इसको? प्रथम समीकरण से। कैसे निकालेंगे? तो प्रथम समीकरण से निकालेंगे तो v बराबर u प्लस ए टी। v का मान कितना दिया इसमें 5, u का मान 0 है, a का मान कितना निकालना है, t का मान आपको दिया है 2 सेकंड, तो ये आ जाएगा a बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। एक बच्चे के हाथ में इतने किलोग्राम की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद इतने मीटर की ऊपर वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? तो लगाए गए स्थिर बल का मान जो आपका हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक। v का मान दिया है 2, इसका वर्ग बराबर u का मान 0 दिया है प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 0.1। अब 0.1 कहाँ से आया? हाइट दी है आपकी 10 सेंटीमीटर, हमें इसको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा, यानी दूरी। अब इसका ए का मान कितना आ गया आपका? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए का मान आ गया। अब हमें एफ का मान निकालना है, तो एम का मान कितना दिया इसमें आपका 1/4 गुणा 20, कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग को संबंध को दर्शाता है? तो स्थिति वेग के संबंध को ये समीकरण प्रथम दर्शाता है। प्रथम होता है थर्ड होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड समीकरण दर्शाता है स्थिति और वेग को। सरल रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं, तो सरल और रेखीय गति में वस्तुएं चलती हैं तो वो किस पर चलती हैं? सीधी रेखा में। ये सरल रेखीय गति, सीधी रेखा में वस्तुएं चलती हैं। एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करना है। तो साइकिल के त्वरण की गणना तो v बराबर u प्लस 80 से करेंगे हम। तो v का मान 6 दिया है, 0 u का मान प्लस a मल्टीप्लाई 30, तो a का मान आ जाएगा 2, ठीक। 0 आपका 2 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो घर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपका ऑप्शन नंबर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से किस बल के कारण रुक जाता है? तो एक ब्रेक लगाने पर जो होता है, एक कार मुख्य रूप से किसके बल लगाने पर मुक्त हो जाती है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण होगा या घर्षण होगा या केंद्राभिमुखी या आपका, तो आपका ये घर्षण होगा। क्या होगा? घर्षण
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल के कारण रुक जाता है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, किसी गतिमान वस्तु पर बल आरोपित नहीं है, तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो ये घर्षण के कारण रुक जाएगी जब कोई बल आरोपित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना मुश्किल है? तो ऐसी कौन सी घटना है जो घर्षण के बिना होना मुश्किल है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक गिलास को पकड़ना, ये घर्षण के बिना होना मुश्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है? क्या होता है? घर्षण, तनाव, आवेग, बलाघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए, ये घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। घर्षण बल क्या कार्य करता है? तो घर्षण बल आपका बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल है। तो पीछे के पहिए पर घर्षण बल है, तो कहाँ? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो कारों के ब्रेकिंग पैड में वो आपका घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। घर्षण का सकारात्मक प्रभाव। घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ये आपका ऑप्शन नंबर सी हमेशा ऋणात्मक। वही क्वेश्चन, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह इस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। घर्षण द्वारा किया गया जो कार्य होता है तो वो नष्ट नहीं होता है, वो बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। द्वारा किसके द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भूस्थैतिक प्रवाह की स्थिति बनी रहती है? तो इसकी स्थिति बनी रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोरियोलिस बल। क्या हो जाएगा? कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम लयबद्ध दोलक किसकी तरह काम करता है? अतः इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो दादाजी की घड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दादाजी की घड़ी। जब कार्य एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है जब कार मोड़ लेती है? तो वो अपकेंद्री बल जो है ये हमें बाहर की ओर धक्का देती है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो अपकेंद्रीकरण कहलाती है। दूध से जब हम क्रीम निकाल लेते हैं तो वो उस प्रक्रिया को अपकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो वो आपका दिशा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिशा। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? वो है केंद्राभिमुख बल। केंद्राभिमुख बल। एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी
तो पूरी तरह से थी पद्धति तो वो मैकेनिकल क्या है? पूरी तरह से पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी में वो आपका बल कार्य करता है, तो वो अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है, तो इस गति को क्या कहेंगे? तो इस गति को हम वक्र रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखीय गति। किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो लगने वाले आवश्यक नियत बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है, तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। तो वो क्या बदल जाता है? तो प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, वेग बदलना। यदि एक साधारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए, तो इसका आवर्तकाल जब हम किसी पेंडुलम की लंबाई को बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दोलक के लिए एक भी जो है आपका ए संकेत साइन वेव हो सकते हैं, ये आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा और सभी ये विकल्प सही है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड को हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, समान वृत्तीय गति। क्या हो जाएगा? समान वृत्तीय गति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो लिया गया समय आपका वो आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को तेजी प्रदान करता है पृथ्वी के बीच, तो वो आपको प्रदान करता है ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल। क्या करता है? ये अभिकेंद्रीय बल ये काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? तो झूले पर बैठे लड़के की गति आवर्ती होती है। कैसी होती है? आवर्ती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवर्ती। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलोग्राम है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? अब उसने पूछा पृथ्वी पर आपका वजन 38 है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो आपका उसका वजन 14.5 किलोग्राम। कितना? 14.3 किलोग्राम होगा, क्योंकि बुध ग्रह पर आकर्षण पृथ्वी का 38% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए दो कथन दिए गए हैं, इनको गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, केवल ए सत्य है जबकि बी असत्य है। ये सही है जबकि बी असत्य है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण जी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नियमों में से कौन सा प्लेटेनरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों को में से एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के नियम की खोज वो केपलर ने की थी। किसने? केपलर ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन ये जोहान्स केपलर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। प्रतिपादित किया था ऑप्शन नंबर बी, आइजैक न्यूटन। आइजैक जो न्यूटन है इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो कि है ए हो सकता है और बी हो सकता है। उनके द्रव्यमान के गुणनफल के आनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। सी है उनके द्रव्यमान के योग का अनुपात और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्पों में से उल्लिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक कमजोर बल है। तो निम्न में से एक कमजोर बल कौन है? वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये कमजोर बल है। गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल जी का मान क्या होता है? तो इसका मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर 11 6.67 34 गुणे 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर नहीं करता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर ये निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वीय बल 4 के गुना में कम हो जाएगा। क्या होगा? गुरुत्वीय बल 4 के गुणन में कम होगा। ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, तो किसके वर्ग के विपरीत आनुपातिक है? तो वो है आपका उसके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दो वस्तुओं में एक द्रव्यमान का दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो वो क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। क्या होता है? दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होती है? तो वो ऑप्शन नंबर सी उनके द्रव्यमानों के गुणन के समानुपाती होती है। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों में वस्तुओं के बीच बल होगा। तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा वो आपका बल 9 गुना होगा। कितना होगा? बल 9 गुना हो जाएगा। ये कथन दिए हैं, तो इन कथन में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो केवल डी सही है। दो वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर दोगुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच में मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसमें वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक पैसे की ग्रहों में नहीं आता है। तो ग्रहों में नहीं आता है वो है प्रत्येक और हर एक, ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल को भार कहते हैं, ऑप्शन नंबर भार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय गुरुत्वात्वरण गुरुत्वात्वरण आकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य वो आपका ए, ऑप्शन नंबर ए, इस पर निर्भर करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल नीयतांक स्मॉल जी नहीं कैपिटल जी की खोज किसने की थी? तो कैपिटल जी की खोज हमसे जॉन डाल्टन ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? तो इसका नियम जो होगा लागू होगा, ऑप्शन नंबर डी, वस्तुओं के किसी भी युग में, वस्तुओं के किसी भी युग में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, F बराबर ये फॉर्मूला सूत्र दिया है, तो कैपिटल जी को क्या कहते हैं? तो कैपिटल जी को हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मान होता है 6.673 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर
प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये होता है इसका गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमित बदलता है, तो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि किसके समानुपाती होगी? तो ये इसकी समानुपाती जो होगी तो वो ऑप्शन नंबर सी, Rn+1/r, वो n+1/2 इसके समानुपाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये गलत कथन इसने कहा है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ये केवल सी क्वेश्चन गलत है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, ये क्वेश्चन गलत है। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है? तो प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? इनका गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, जब दो कणों के बीच दूरी बढ़ेगी। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिए जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो उनका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो F/4 हो जाएगा। F/4, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण बल ही है। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के शाब्दिक नियम से संबंधित नहीं है? तो वो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति ये नियम से नहीं है, संबंधित नहीं है। पृथ्वी की सतह से 5 किलोग्राम के एक उपग्रह को 2r की त्रिज्या पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r है, तो उसने पृथ्वी की त्रिज्या r दी है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम नकारेंगे इसको। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से निकालते हैं तो ये आ जाएगी आपकी 5/6 mgr। अब इसमें वो नहीं है, जगह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारी है बहुत, जगह कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का जो भार होता है ध्रुवों पर न्यूनतम होता है और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दे लो, ये क्वेश्चन ज़्यादा आ सकता है कि बस कौन सा कथन गलत है इनमें से? तो वस्तु का भार जो ध्रुवों पर न्यूनतम होता है वो, और विषुवत रेखा पर अधिकतम, ये कथन गलत है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F हो जाता है। तो F कैसा हो जाता है? 1/36 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो वो गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो ऐसा जो बल है जो सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है, वो ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, तो गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह वो कैपिटल जी है। ऑप्शन नंबर सी बी है राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य
इस पर निर्भर नहीं होता है। तो इस त्वरण का मूल्य वो आपको ऑप्शन नंबर बी इस पर निर्भर नहीं होता, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? तो इन दो निकायों के बीच की दूरी 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपके 100 क्वेश्चंस ये फिजिक्स के भी कंप्लीट हुए। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास का जो नोटिफिकेशन हो, वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ओके।